हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके यानी 9, 10 और 11 करा दिए। वो थोड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो हो रही थी, इस वजह से दो क्वेश्चन आपके शेष बचे थे इस प्रश्नावली में, जो मैं इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी और बी सी विभाजित हैं, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 और इसमें भुजाएं दे रखी हैं। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। यानी हमें भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करनी है। तो देखो आपको ये समझना है पहले तो कहना क्या चाह रहा है। यानी ये चित्र दे रखा है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, तो हमारे इस त्रिभुज के परिगत एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त पे यानी ये तीनों भुजाओं पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये हमारा डी, इधर तो डी है, तो यहां से बी डी यानी बी डी बराबर जो दिया है हमें, वो दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। और डी सी जो दिया है हमें, डी सी ये दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली भुजा हमें से पूछा है इसमें कि आपको बताना है ए सी और ए बी, इनकी लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले यदि हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, कि जिसमें भुजाएं पूछा हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं एक लाइन कि जब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास ये जो बिंदु है ओ, केंद्र बिंदु, इस वृत्त का केंद्र बिंदु, यहां से इस पे एक लंब डाला गया है। तो ये लंब जैसे ही डाला है तो ये बीसी को क्या कर रहा है, दो यानी बीसी को डिवाइड कर रहा है। तो बीसी को डिवाइड कर रहा है, तो यानी ये हमारा डीसी यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है और बीडी कितना है, 8 सेंटीमीटर। और बीसी की अगर टोटल लंबाई देखी जाए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखो और इसमें ज्ञात करने के लिए आप ऐसे समझो, प्रमेय 10 पढ़ी थी हमने। कौन सी पढ़ी थी, प्रमेय 10.2। इस प्रमेय 10.2 में क्या था कि कोई बाह्य बिंदु, इस बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान। अब मान के चलो ये हमारे पास यहाँ पे दिया है कि सी डी यानी डी सी बराबर हो जाएगा किसके, इसको मान लेता हूं मैं ई और इसको एफ मान लेते हैं हम। ठीक है, ई सी ई के, किसके, सी ई के। और ये कितना दे रखा है, डीसी दे रखा है 6। तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यानी यहां से और यहां तक ये जो निकल के आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम देखो इधर भी जब हम करेंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि बी डी बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ के। और बी एफ इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये यहां से और यहां तक कितनी हो जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये बचा ए, तो ये ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ के। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम एक्स, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स, इसको भी एक्स। अब यहां से एक चीज और देखो, डीसी और सीई ये दोनों बराबर हैं। अगर ये सीई और ए को दोनों को मिला दें हम, तो ये ए सी निकल आएगा हमारे पास। और इस ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए सी बराबर 600, यहां से यहां तक 6 है और ये एक्स है, तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ए बी की लंबाई ऐसे ही अगर मैं निकालता हूं यहां से, ए बी बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 8, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। और बी सी हमें दे ही रखा है, बी सी कितना है, 14 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है तीनों। अब हमारे पास तीनों भुजाओं की इसकी लंबाइयां निकल गई। अब मुझे इसमें निकालना है क्या, अब मुझे इसमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं इसमें हेरोन फॉर्मूला यूज करूंगा, हीरोन का, हेरोन सूत्र से। तो हेरोन सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो ये होता है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर होता है s, उसके बाद s माइनस a, फिर s माइनस b, और s माइनस c, ये होता है। अब s इसमें क्या होता है, s इसमें होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी भुजाओं का योग करेंगे, भुजाओं का जो लंबाई है उसका योग करने के बाद उसको करते हैं हम आधा। अब देखो हमें पता है, इसको मान लो आप a मान लो, इसको b मान लो, और इसको मान लेते हैं हम c, ठीक है। तो a की लंबाई कितनी है, x प्लस 6, प्लस b की लंबाई कितनी है, x प्लस में 8 और प्लस 14, इसको क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे, तो 2x हो जाएगा, 2x और प्लस में 6, 8 और 14, 14 दूनी 28, इसको बट्टे में 2 करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो देखो ये आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे, x प्लस में 14 और ये बट्टे में 2, इस 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यानी इसका मान आ गया x प्लस में 14। किसका मान आ गया, ये s का मान आ गया, ये किसके बराबर आया, s के बराबर, ठीक है। अब s का मान आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एक इसमें नेक्स्ट पेज लेंगे, हमारे पास s बराबर निकल के आया है x प्लस में 14। अब यहां से हीरोन जो सूत्र है हमारा, यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे हम, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा s। अब देखो s की जगह हमारा कितना है, x प्लस में 14, उसके बाद x प्लस 14 और माइनस का मैं करूंगा किसको, a को, a, तो a की जगह देखो हमने अभी यहाँ पे पीछे पढ़ा है ना, a का मान कितना है मेरा, x प्लस में ये a का मान है, और ये जो है b का मान, और ये c का मान, तो x प्लस 6 कितना है, x प्लस 6, तो x प्लस 6 यहाँ लिखेंगे x प्लस में 6 और ये ब्रैकेट में है, उसके बाद x प्लस 14 और माइनस के x प्लस 8 हो जाएंगे, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x प्लस 14 और माइनस के कितना हो जाएगा 14, तो 14 से ये 14 कैंसिल। अब देखो इसको जब मैं आगे और करूंगा तो ये तो हमारे पास x प्लस 14 ही रहेगा, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 6, ठीक। दूसरे में x प्लस 14 और माइनस के x, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है अंदर, ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ बचा x। अब देखो क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये x और ये x कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, यानी ये इधर बचा हमारा यहाँ पे x प्लस 14, और यहाँ पे क्या बचेगा 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 6 14, यानी 8 बचा, गुणा यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे देखो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और गुणा x, यानी ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 14 और ये 8 6 48 x, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज किसका आ गया, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट उसी पेज पे, तो देखो यहाँ पे हमने ये निकाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं तो हमें तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं इसमें अगर इस वाले बिंदु को इससे मिला दूं, ठीक है, और यहां से एक लंब डाल दूं इस स्पर्श रेखा पे सीधा, और यहां से भी एक ये इस पे लंब डाल दिया मैंने, ठीक है, ये इस स्पर्श रेखा को टच कर रहा है। अब ये तो हमारा O पॉइंट है, ये क्या है हमारा O पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है। अब यहां से देखो ये तो मैंने पूरी त्रिभुज का निकाल लिया, अगर मैं अलग अलग निकालूं, यानी हमारे पास ये वाला एक त्रिभुज है यहां से यहां तक, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक हमारे पास त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक हमारे पास त्रिभुज ये है। इन तीनों त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं और आपस में जोड़ दूं तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, ठीक है।
अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो हमें अब इसमें देखना है कि ऊंचाई कौन सी है और आधार कौन सा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, यानी त्रिभुज। अब यहां से मुझे निकालना है किसका, देखो यहां से मुझे निकालना है त्रिभुज AOC का। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे लिखूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। तो सब में यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो हाइट क्या होगा, अब यहां से मेन ये है हाइट क्या होगा। तो यहां से ये देखो, आपको ये देखना है यहाँ पे कि हमारे पास ये यहां से यहां तक जो है ये इस वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। एक बार अगर मैं इसको पूरा साफ कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक भी तो ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज के लिए AOC के लिए ये हमारी हो जाएगी हाइट, और बेस क्या हो जाएगा, ये जो रेखा बन रहा है, ठीक है, यानी AC रेखा की जो लंबाई है वो बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट उस पेज पे चलता हूं और यहां से लिखूंगा त्रिभुज AOC के लिए। तो 1/2 गुणा में बेस कितना मैंने बताया, x प्लस में 6 है भुजा, और गुणा h कितना हो जाएगा 4, प्लस दूसरे में भी AOB में, इसमें देखो AOB यहां से फिर से देखते हैं। तो AOB इसके लिए बेस x प्लस में क्या हो जाएगा, x प्लस 8, और इसके लिए बेस हो जाएगा 14। त्रिज्याएं और ऊंचाई चारों में समान है हमारी, ठीक है, तीनों में समान है। तो इसके लिए भी 1/2 गुणा x प्लस 8 और गुणा में 4, प्लस सेम इसके लिए 1/2 गुणा 14 और गुणा में 4। अब मैं अगर यहां से चाहूं तो देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, और इस 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, ये कट गया। इसका मैं गुणा करता हूं अंदर, तो 2 चाहो तो आप यहां से 2 कॉमन ले लो इनको, तो 2 कॉमन ले लेंगे ये, तो यहाँ पे x प्लस के 6 बचेंगे, प्लस यहाँ पे x प्लस 8 बचेगा, प्लस क्योंकि गुणा में इसलिए मैंने ले लिया है कॉमन। अब देखो इसको जोड़ूंगा तो मैं ये हो जाएगा 2 और ये 2x हो जाएगा, प्लस में 8 और 6 14 दूनी 28, ये 28 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 कॉमन और ले सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा बाहर और अंदर हो जाएगा x प्लस में 14। ठीक है, ये हमारा आ गया, इन तीनों को मिलाने के बाद क्षेत्रफल आ गया ये। अब देखो ये क्षेत्रफल अलग आ रहा है हमारा, ठीक है, और जो हमने ABC का क्षेत्रफल निकाला था वो अलग आ रहा था। तो क्यों ना मैं इसको क्या करता हूं, सबको एक साथ रख दूं। ठीक है, सबको अगर मैं बराबर रख दूं इसको, तो मैं यहां से करूंगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था, इधर पीछे देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने यही निकाला था समीकरण 1। तो समीकरण 1 से कितना है, x प्लस 14 गुणा में 48x। तो मैं इसको अगर इसमें रख दूं, यानी इसकी जगह में लिख दूं अंडर रूट x प्लस 14 और ये गुणा में 48x। ठीक है, बराबर, क्योंकि ये बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो बराबर है, इसकी जगह ये रखा। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, x प्लस में 14। ठीक है, अब ये अंडर रूट में है और ये बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वर्ग करने पर, यहाँ लिख देता हूं वर्ग करने पर। तो वर्ग जब करेंगे तो इससे अंडर रूट हट जाएगा इधर से, यानी ये हो जाएगा x प्लस में 14 और गुणा में 48x, अंडर रूट हट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और गुणा में x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 14 ये ब्रैकेट में है, और ये हो जाएगा गुणा में 48x बराबर 4 चौक 16, गुणा में इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 14 और x प्लस में 14। ठीक है, इस x प्लस 14 से ये x प्लस 14 कट जाएगा एक। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, इधर 16 या 48 3 बार कट गया, यानी यहाँ पे हमारा आ गया 3x बराबर ये x प्लस में 14।
ये आ गया। इस x को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 3x माइनस एक्स बराबर के कितना आ जाएगा 14, यानी ये 2x बराबर कितना आ गया 14। तो x का मान यहां से निकलेंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कितना आ गया 7। x का मान कितना आ गया 7। यहां से हमने x का मान निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, हमें किसकी लंबाई चाहिए AB और AC की। तो AB बराबर कितना है 8 प्लस एक्स, AC बराबर x प्लस 6। तो इनको मैं इधर लिख लेता हूं कि AB बराबर कितना है x प्लस में 8, AC बराबर कितना है x प्लस में 6 और ABC बराबर कितना है BC बराबर ये तो 14 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं अब मान रख दूं तो आ जाएगा हमारा, यानी मैं x का मान रख दूं तो x प्लस एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं 7 रखूंगा। क्या रखूंगा x की जगह 7। तो 7 प्लस 8, 8 7 कितने होते हैं 15 हो गया ये। इसकी जगह मान रखूंगा 7 प्लस में 6, तो 8 6 कितने 7 और 6 कितने होते हैं 13 सेंटीमीटर। यानी जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेंथी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो इसके लिए पहले मुझे एक चित्र बनाना होगा, तो मैं चित्र बना लेता हूं इसके लिए। तो देखो ये हमने बनाया एक चित्र, जिसमें क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाया हमने। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज है वृत्त के परिगत, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले यानी आमने सामने की, अगर मैं इसको इस पे विकर्ण डाल दूं तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक, और इस पे भी अगर विकर्ण डालूं तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी मैं और आगे खींच लेता हूं। इस पे मान के चलो मैंने ये इस स्पर्श बिंदु से यहां तक एक रेखा खींच ली और यहां से एक रेखा ये खींच ली। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं। अब इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B, और ये C और ये D। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं P, Q, R और ये S। ठीक है, ये बन गया हमारा चित्र। अब इसी चित्र से हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो सिद्ध करना है हमें क्या, एक बार मैं यहां लिख देता हूं। सिद्ध जो करना है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक ही क्या है चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कितने का होता है 180 का। कितने का होता है 180 का, यानी ये आमने सामने की भुजाएं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती हैं, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो देखो आमने सामने की भुजाएं यानी ए बी, ये क्या है ये ओ है हमारा पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस में कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी या सी ओ डी, डी कोण डी ओ सी, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 180। और कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस में कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ये मिलके भी कितना होना चाहिए 180। तो ये होता है संपूरक कोण। कितने का हो जाएगा ये संपूरक कोण, ये होता है। ठीक है, अब मुझे ये सिद्ध करने के लिए मान के चलो मैं इसको अगर एंगल मान लूं तो मैं मान लेता हूं इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये मैंने एंगल मान लिए। ठीक है, अब यहां से देखो हमारे पास ये जो बना हुआ है ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस चतुर्भुज को मैं सॉल्व करता हूं तो इस चतुर्भुज में दो वृत्त बने हुए हैं हमारे पास। कितने वृत्त हैं दो, AOP और AOS। तो यहीं से हम इसको करेंगे सॉल्व, यानी त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOS में, तो इसमें हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो इसको हमें सर्वांगसम करना है। क्या करना है सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम क्यों करना है, क्योंकि हमें तो कोण निकालने ना हमें, तो सर्वांगसम करते ही हमें जो कोण है वो कुछ प्रॉपर्टी से, CPCD नियम से, या जो भी है हमारे जो थ्योरम हमने लिखवाई है SS नियम से या SAS नियम से, RHS नियम से, ये सारी थ्योरम है 9th में आपने पढ़ा होगा। तो इनसे क्या होता है हमारे पास कुछ इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो हमारे पास AOP और AOS दो त्रिभुज है। ये
इनको जब मैं सर्वांग सम करना चाहूंगा तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। ये वाली वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या तो समान ही होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ एस बराबर है किसके, ओपी के, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस है, क्या है ये, रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने प्रमेय 10.2 पढ़ी थी, कौन सी, प्रमेय 10.2। तो प्रमेय 10.2 क्या है कि किसी भी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, किसी भी बाह्य बिंदु से और वृत्त पर डाले गई जो स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई क्या होती है, समान। तो यहां तक ये स्पर्श रेखा और यहां से यहां तक जो स्पर्श रेखा है ये दोनों कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समान। तो मैं लिख सकता हूं कि AP बराबर हो जाएगा AS के, और ये क्या है, प्रमेय 10.2 से, 10.2 से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है और कैसी है ये, समान, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब दो तो हमें मिल गया, अब एक और मिल जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो यहां से देखो ये जो भुजा है AO, ये दोनों इस वाले AOP में भी और AOS इन दोनों में कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं कि AO बराबर AO, और ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है। अब जब ये उभयनिष्ठ है तो देखो एस एस एस, अब हम यहां लिख सकते हैं आसानी से कि एस 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 नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज AOS के, ठीक है। जब ये सर्वांग सम होगा तो हमारे पास ये जो कोण होंगे ये कोण भी एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि कोण एक जो है वो बराबर होगा किसके, कोण 8 के, किसके होगा, कोण 8 के। एक कोण है जो बराबर होगा किसके, कोण 8 के, और ये किससे होगा, CPCT नियम से। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार यहां से देखो अब हमने ये निकाला है, तो वृत्त ये तो समचतुर्भुज है ना, ये चतुर्भुज है। अब इसमें ये भी त्रिज्या समान है, तो ये भी समान होगा कि नहीं। तो सारे ये इसी प्रकार मैं यहां लिख सकता हूं कि इसी प्रकार त्रिभुज POB BOP सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BOQ के, BOQ के। तो यहाँ पे भी एक निकल के आएगा क्या हमारे पास, कि एंगल 2 जो है बराबर होगा एंगल 3 के, ठीक है। और इसी प्रकार इसी प्रकार मैं आगे लिख सकता हूं, आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। इसी प्रकार त्रिभुज त्रिभुज यहां से देखो इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला आ जाओ इस पे, तो COQ और COR ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे, तो 4 और 5 एंगल समान हो जाएंगे। यानी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज COQ सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज COR के। तो हमारा एंगल 4 जो है, एंगल 5 ये बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यानी ये समीकरण नंबर 2 बना और वो 3। अब यहां पे आ जाओ, तो DOR और DOS ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी त्रिभुज DOR सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DOS के। तो यहाँ पे भी एंगल 6 एंगल 7 के क्या हो जाएगा, बराबर। ये बन गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि किसी भी ये जो चतुर्भुज है, ये जो वृत्त है और ये चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज में यहां पे एक मैं लाइन लिख दूंगा कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो मैं यदि इन चारों कोणों चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, या ये तो चतुर्भुज का हो गया, या किसी भी वृत्त के चारों तरफ इसको घुमाने से, रेखा घुमाने से, एक चक्कर लगाने से, इस वृत्त के अगर इस केंद्र की ओर मैं ऐसे घुमाता हूं, एक चक्कर लगाता हूं, तो 360 घूमेगा वे। तो मैं इसको और भी लिख सकता हूं क्या, कि वृत्त का एक चक्कर लगाने पर बना कोण कितने का बनेगा, 360 का। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे जो एंगल निकल के आए हमारे इनको जोड़ देता हूं, तभी तो बनेगा एक चक्कर। यानी देखो
मैं इन एंगल को अगर जोड़ूंगा, एंगल 1 2 3 4 5, तो एक चक्कर लग जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 360 के, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, हमने अभी अभी पीछे सिद्ध किया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 8, एंगल 2 बराबर है एंगल 3, ठीक है, और एंगल 4 बराबर है एंगल 5, ये हमने अभी सिद्ध किया है, ठीक है। तो मैं अगर, मुझे देखो, मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे इस वाले एंगल को, यानी एंगल 1 और 2 का योग और एंगल 6 और 5 का योग बराबर होना चाहिए किसके, 180 के। 1 और 2 और 6 और 5, तो यहां से वही निकालूंगा, यानी 1 और 2। तो सबसे पहले एंगल 1 बराबर है एंगल 8, तो मैं एंगल 1 रहने देता हूं, प्लस 2 और 3 बराबर है आपस में, 2 और 3, तो 2 को तो 2 रहने देता हूं, प्लस 3 को भी 2 कर लेता हूं मैं, प्लस 4 जो है एंगल, मुझे 6 और 5 भी करना है, तो 4 जो है 5 के बराबर है, तो इसको एंगल 5 करूंगा मैं, प्लस एंगल 5, प्लस 6 को एंगल 6 रहने देता हूँ, 7 एंगल 6 के बराबर है, तो इसको भी एंगल 6 लिख देते हैं, प्लस एंगल 8 1 के बराबर है, तो एंगल 1 लिख लेते हैं, बराबर 360 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 2 एंगल 1 हो जाएगा, प्लस 2 एंगल 2 हो जाएगा, प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6, बराबर कितना, 360। यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, सॉरी एंगल 3 नहीं, 3 तो है ही नहीं, कितना बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6, यही बचा, बराबर 360। इस 2 से अगर 360 को मैं काटता हूँ तो ये 180 बार कटेगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना आ जाएगा, 180। अब एंगल 1 और एंगल 2, यहां से देखो, एंगल 1 और एंगल 2, यहां पे आओ पीछे, एंगल 1 और एंगल 2, ये पूरा ए ओ बी जो बन रहा है 1 और 2 से मिलकर ही बन रहा है, 1 और 2 से मिलकर बना है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है एंगल ए ओ बी के। सेम ऐसे ही एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होता है हमारा, ये होता है किसके, एंगल डी ओ सी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी ओ सी, ये हो जाएगा एंगल डी ओ सी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस, इसकी जगह ए ओ बी लिखा और इसकी जगह मैंने लिखा एंगल डी ओ सी, बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो ये 180 समपूरक हो गया, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था। तो आमने सामने के भुजाओं का योग कितना, क्या बन गया, ये समपूरक, क्या है ये, समपूरक। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये दोनों क्वेश्चन, और इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 10 जो था प्रश्नावली 10.2 वो खत्म कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो चैप्टर नंबर 11 से होगा हमारा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और उनको भी इस वीडियो का लाभ लेने के लिए तत्पर करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।